डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नूरुल्लाह अजहरी और आप मुझे प्यार से और अपने लैरिंग्स को आराम देने के लिए नूर सर भी बुला सकते हो। तो स्वागत है आपका आपके ब्यूटीफुल से चैनल फिज़िक्स वाला में। तो आज हम फिज़िक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं और उस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को सीखने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक सा सवाल करना चाहूँगा। तो आपने अपने घरों के आसपास स्ट्रीट लाइट्स तो देखे ही होंगे। अपने घरों में होम अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक केटल का यूज़ किया ही होगा। वीडियो गेम्स तो आपने खेला ही होगा किसी दोस्त के यहाँ, किसी कैफ़े में। और अगर यही सेटअप आपके घर में लगा हुआ है तो आप लगे रहते होगे और बहुत डांट पड़ती होगी आपको घर से। और ऑनलाइन लेक्चर तो आपने अटेंड किया ही होगा फिज़िक्स वाला के ऐप से, यूट्यूब से, अपने मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू। तो मेरा पहला सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें कैसे रन करती हैं। तो आप बोलोगे सर क्या सिंपल सवाल पूछ रहे हो, ये सारी चीज़ें रन करती है इलेक्ट्रिसिटी से। वेरी कूल, गुड। दूसरा सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है। तो आपका जवाब होगा कि सर इन सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी आती है इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू। ओके, गुड। तीसरा और आखिरी सवाल, इन सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू कैसे आती है। आखिर इलेक्ट्रिक वायर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करती है और इन सारी चीज़ों तक कैसे पहुंचाती है। तो सर इसका जवाब तो हमें कंप्लीट क्लियरिटी के साथ नहीं मालूम है। तो बच्चों डरने की नहीं है कोई बात, इसी चीज़ का पता हम लगाएंगे आज कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे कंडक्ट करते हैं। तो इसी चीज़ का हम पता लगाएंगे इस लेक्चर में, वो भी कंप्लीट क्लैरिटी के साथ। तो कोई भी नया चीज़ हम सीखने जाते हैं तो हमें प्रीवियस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पुरानी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कुछ प्रीवियस चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, रिकॉल करना चाहेंगे ताकि हमें इस चीज़ को कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम कुछ प्रीवियस चीज़ों को देखना चाहेंगे। तो क्या है वो प्रीवियस चीज़? सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में कि चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके बाद हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि करंट क्या चीज़ है। तो हम बढ़ते हैं इन बेसिक और प्रीवियस चीज़ों की तरफ ताकि हमें अपना मकसद जो है, जो हमारा मकसद है कि किसी कंडक्टर में चार्ज कैसे फ़्लो करते हैं, वो पूरा हो जाए और हम बहुत अच्छे से सीख जाएं कि किसी कंडक्टर में चार्ज कैसे फ़्लो करता है। तो बढ़ते हैं हम अपने बेसिक चीज़ों की तरफ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि एक एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, क्या लेना देना है इसका किसी कंडक्टर में चार्जेस के फ्लो होने का। तो अच्छा ये बताओ कि कोई भी कंडक्टर, इलेक्ट्रिक वायर, वो किस चीज़ का बना होता है? मेटल का। और मेटल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम। इसीलिए ना हमें एटम के स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है कि एक एटम के स्ट्रक्चर को समझेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि वो कंडक्ट क्यों करती है, आखिर क्या लेना देना है इसका। तो हम देखते हैं कि एक एटम है यहाँ पे, इसका एक 3D डायग्राम बना हुआ है ना। 3D डायग्राम में हमें ये दिख रहा है कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ सेंटर पे हैं जो लाल कलर के हैं, कुछ ग्रे कलर के हैं, है ना, कुछ लाल कलर के हैं, कुछ ग्रे कलर के हैं, कुछ ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसा ऐसा घेरा टाइप का भी हमें दिख रहा है। तो ये क्या है और ये क्या कर रहा है यहाँ पे इस जगह पे? तो जो लाल कलर के पार्टिकल हैं वो हैं प्रोटॉन्स। क्या हैं वो? प्रोटॉन्स हैं बच्चों। जो ग्रे कलर के पार्टिकल्स हैं वो हैं न्यूट्रॉन्स। वो क्या हैं? न्यूट्रॉन्स हैं। और जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं वो कौन हैं? ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल एक एटम में कितने पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस का मतलब ये है कि इस प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। ये जो ग्रे कलर के पार्टिकल हैं जिसको हम न्यूट्रॉन बोल रहे हैं, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। इसका मतलब कि इसमें कोई चार्ज नहीं है और ये न्यूट्रल है।
और ये जो माइनस वाला है ये है इलेक्ट्रॉन, और इसमें कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि लाल और ग्रे कलर का पार्टिकल जो है एक दूसरे से सटा हुआ है, कंडेंस फॉर्म में एकदम सटा हुआ है ना? ये सटा हुआ है एटम के न्यूक्लियस में, बीच में है, सेंटर में। ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के वजह से, न्यूक्लियर फोर्स के वजह से कंडेंस फॉर्म में न्यूक्लियस में पाया जाता है, सटा हुआ रहता है ना, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, तो प्लस और जीरो मिलके क्या होगा? प्लस और जीरो मिलके क्या होगा? नेट क्या होगा? नेट पॉजिटिव निकल के आएगा, है ना? पॉजिटिव और न्यूट्रल मिलके क्या बन जाता है? नेट पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, मतलब एटम के न्यूक्लियस में नेट पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये आप गोल गोल देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? एटम का ऑर्बिट बोलते हैं। और उसमें कौन चक्कर लगा रहे हैं? ब्लू वाले पार्टिकल, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। अब आपने ये 3D डायग्राम देखा, क्या देखा? 3D डायग्राम। अब इस चीज़ को हम अगर एक 2D डायग्राम में दिखाएं आपको, तो थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है? तो हम इस चीज़ को किस में देखेंगे? एक 2D डायग्राम में देखेंगे। तो मान लिया कि ये क्या है? ये एटम है, इसके बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, जहाँ पे कौन रह रहे हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और यहाँ पे क्या है? नेट पॉजिटिव चार्ज है। क्या है यहाँ पे? नेट पॉजिटिव चार्ज। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं ना 3D डायग्राम में, एक दो कितने सारे ऑर्बिट्स हैं, तो मैं भी 2-3 ऑर्बिट्स बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ऑर्बिट बना दिया। अब जो है पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं पहले में? दूसरे में पाए जाते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 5 6 7 8, ठीक है? इधर इलेक्ट्रॉन ई माइनस नहीं लिख रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन है। और मैंने ये मान लिया कि आखिरी जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस एटम के स्ट्रक्चर का 2D डायग्राम है जिसको हम बोर्ड पे समझ रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। और आप ये जानते ही होंगे कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मतलब चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो। और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे। और प्लस माइनस हो जाता है तो क्या होता है? एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो यहाँ कौन सा केस है? प्लस माइनस वाला केस है। तो न्यूक्लियस का जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन है उसको भी खींचेगा, जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उसको भी खींचेगा, ठीक है? अब ये बताओ कि हम जिस प्रकार से एक मैग्नेट को पास ले आते हैं तो फोर्स का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा लगता है, उसी प्रकार से चार्जेस को अगर हम पास रखें तो फोर्स का अमाउंट ज़्यादा लगता है, और चार्जेस को अगर दूर कर दें तो फोर्स का अमाउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इसका फॉर्मूला ये है कि F जो है ना, जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीच की दूरी के स्क्वायर के, है ना? तो जो डिस्टेंस है यहाँ पे, जो डिस्टेंस है, मैं अगर इसको R मानूं तो इसकी वैल्यू अगर कम होगी, ये अगर कम होगा तो ये जो फोर्स का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अगर ये डिस्टेंस आधा है, इसके रिस्पेक्ट में पहले ऑर्बिट के दूसरे ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में पहले ऑर्बिट का न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो अगर आधा है तो ये फोर्स का अमाउंट क्या होगा? 2 गुना, ये 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर है। तो आपको ये समझ आ गया कि डिस्टेंस मैटर करता है फोर्स के अमाउंट में, ठीक है? तो पहला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, दूसरे वाले को कम फोर्स से, और जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट हैं जो बहुत दूर हैं उस पर फोर्स का अमाउंट क्या लगेगा? बहुत कम लगेगा, है ना? तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैं, जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं उस पर इतना कम फोर्स लगता है कि रूम टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी, रूम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की थर्मल एनर्जी काफ़ी होती है इस इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए। अच्छा ये बताओ, एक मेटल है, मेटल का एक टुकड़ा लिया हमने, ठीक है? अब इसमें तो बहुत सारे एटम होंगे, है ना, बहुत सारे एटम होंगे। अब एक एटम को हमने ऐसा निकाल के दिखाया,
तो रूम टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी के वजह से एक एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, उसी प्रकार से सारे एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रूम टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी से अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पे मान लिया कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे क्या करने लगते हैं, ड्रिफ्ट करने लगते हैं, इधर उधर मोशन करने लगते हैं कंडक्टर के अंदर ही। ठीक है, क्या करने लगते हैं, कंडक्टर के अंदर ही इधर उधर रैंडम मोशन करने लगते हैं। जो बाहर निकल गए घर से अपने बाहर निकल के अब शहर में घूम रहे हैं। ठीक है, तो शहर में कैसे घूम रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहर वाले, वो क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी के वजह से उस कंडक्टर में इधर उधर मूव करने लगते हैं ना। पहले अपने घर में थे, घर से जैसे ही छूटे पूरे शहर में ढिंढोरा पीटने लगे, घूमने लगे, इधर उधर करने लगे। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज है। वैसे तो प्रॉपर्टीज़ जो है चार्ज की बहुत सारी होती है, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को नहीं जानना। हमें क्या सीखना है कि कंडक्ट कैसे करती है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो उन सारी प्रॉपर्टीज़ पे नहीं जाएंगे हम, और हम जानेंगे कि यहाँ पे सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बस सिंपल, ये बात आपको पहले भी पता होगी। इसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि करंट क्या होती है आखिर, है ना। तो आपने अपने घरों के आसपास या कहीं भी रिवर तो देखा ही होगा। रिवर में क्या होता है, वाटर फ्लो हो रही होती है ना। अब वाटर के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, वाटर का करंट या फिर रिवर का करंट, लेकिन बोलते क्या है, इसको करंट बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो हो रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, सिंपली फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। कंप्लीट समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं हम अपने मेन मुद्दा पे, मेन मकसद जो हमारा था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमने किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल कट लिया। अगर कोई वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसको अगर ऐसे काट के हम निकाल दें तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शनल कट बोलते हैं। अब ये कंडक्टर में हमने किसी बैटरी को जोड़ा भी नहीं है, अभी ये कंडक्टर बस ऐसे ही रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे आपको वेव टाइप का दिख रहा होगा। इस वेव का क्या मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल चुके हैं और शहर में घूम रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं, ठीक है, रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब इसको हम जैसे ही किसी बैटरी से जोड़ेंगे, क्या करेंगे, किसी बैटरी से जोड़ेंगे, तब खेल शुरू होगा। क्या होगा, खेल शुरू होगा बैटरी से जोड़ने के बाद। अब जो इधर उधर से घूम रहे थे, ऐसा मान लो कि घर से बाहर निकले, शहर में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन अब शहर में क्या आ गए, कोई गार्जियन आ गए, पेरेंट शहर में आ गए, तो अब ये रैंडम मोशन नहीं कर सकते हैं, अब पेरेंट के डायरेक्शन पे इसको चलना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमने इसको बैटरी से जोड़ा है, तो आपको बैटरी के डायरेक्शन पे इसको चलना पड़ेगा, है ना। बैटरी पे ये अब डिपेंडेंट हो गया। तो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडम मोशन जो कर रहे थे, हमने बैटरी जोड़ दिया, बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे आ गया, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से इन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, अब फोर्स लगेगा, है ना। तो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टेड मोशन करने लगेंगे, किधर, बैटरी की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव ये टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो ये क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। वैसे ये मूव नहीं करते हैं एक्चुअली, अपने से बगल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये पुश करते हैं, और उसके आगे वाले इलेक्ट्रॉन जो है उसको पुश करते हैं, ना। तो हम यहाँ मूव बोल देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्किट में मूव करने लग गया, ठीक है। अब सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गया, तो हमने अभी जस्ट पहले क्या समझा कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। कौन सी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज है। अब ये क्या कर रही है, सर्किट में फ्लो कर रही है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ना। तो कन्वेंशनली ये मान लिया गया है, जब इस चीज़ की खोज हुई होगी उसी वक्त पे ये मान लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करती है ना, उस तरफ हम करंट का डायरेक्शन नहीं मानते हैं, उसके अपोजिट मानते हैं। ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इस तरफ जा रही है, और इस वजह से करंट जो है पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बैटरी से होते हुए फिर वापस से कंडक्टर में जाएगी, है ना। तो बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, तो बैटरी इसी प्रकार से ड्रेन भी होती है कि नहीं।
समझ में आ रहा है? तो यही था कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, किसी कंडक्टर में चार्जेस कैसे फ्लो करती है। तो फ्लो कैसे करती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एटम के, सबसे पहले कंडक्टर का मतलब किस चीज़ से बना हुआ है ये देखना है हमें, किस चीज़ से बना हुआ है, एटम से। एटम में क्या हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस में कंडेंस फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रॉन को वो खींच के रखे हैं, लेकिन इतना भी नहीं खींच पा रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को भी उसी पावर से खींच के रखें। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो है वो रूम टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी की वजह से बाहर निकल जाती है एटम में, और इस प्रकार से रैंडम मोशन करने लगती है। जब हम किसी बैटरी से उस कंडक्टर को जोड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन के बजाय एक डायरेक्टेड मोशन करने लगती है और फ्लो करने लगती है पूरे सर्किट में। और फ्लो ऑफ चार्जेस ही तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो आई होप कि आपको कंप्लीट क्लैरिटी के साथ ये समझ आ गया कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं किसी ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर में। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।